मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंसान और इंसान का कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसी फल चाखा। रामचरितमानस में, गीता में और यहाँ तक हमारे बड़े बड़े कवियों संतों ने बोला है, कर्म की प्रधानता होती है और मनुष्य के अंदर वैसी ताकत है, उनके कर्मों में ऐसा ताकत है जिससे अपना तकदीर बदल सकते हैं। आज मई का महीना आरंभ होने वाला है। मई 2025 का शुभारंभ होने वाला है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ग्रहों का महापरिवर्तन हो रहा है। जहां आपका कर्म और वहीं दूसरी तरफ ग्रहों का महापरिवर्तन एक ऐसा संयोग बनाने वाला है जिससे सभी राशियों पर इफेक्ट पड़ने वाला, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आज धनु राशि के सभी जातकों के लिए ग्रहों का यह महासंयोग, महापरिवर्तन उनके जीवन में वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से क्या बदलाव लाने की क्षमता रखता है और क्या शुभ फल प्राप्त हो सकता है, क्या अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, और इस महीने को, मई महीने को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ महीना कैसे बना सकते हैं, ग्रहों का शुभ फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय बताऊंगा जो ज्योतिष के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और धनु राशि के जातकों को मैं यह बता दूं कि जो भी प्रिडिक्शंस मैं बता रहा हूं यह चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको चंद्र राशि पे आपका जन्म का राशि नहीं मालूम है तो आपका जो प्रचलित नाम है उस नाम के पहले अक्षर से आप राशि का आकलन करके इसको देख सकते हैं और अपने बीते हुए समय को, वर्तमान के समय को हमारे प्रिडिक्शन से मैच करें और आगे आने वाला समय आप कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं उसका आप रोड मैप बना सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं, मई महीने में कौन कौन सा ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और इसका इफेक्ट ज्योतिष के दृष्टि से धनु राशि के जातकों के लिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ग्रहों का राजा सूर्य ग्रह की बात करूंगा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनका जो राशि परिवर्तन होता है 1 महीने के लिए होता है और यह अभी अपने सबसे उच्च अवस्था में 14 मई तक, और यह पंचम भाव में है धनु राशि के लिए। और पंचम भाव जो होता है विद्या संतान का होता है, अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए यह एक ऐसा समय सूर्य ग्रह प्रदान कर रहे हैं, उनके अंदर वैसी ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का जागरण करने वाले हैं जिससे ये अपने बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, अपने बड़े बड़े कार्यों को संपादन करके सफलता तक पहुंचा सकते हैं। और विद्यार्थीगण जो है, जो अपने पढ़ाई में पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, बहुत लग्न से जुटे हुए हैं, तो यह सूर्य देव उनके लिए एक शुभ कारक साबित हो सकते हैं। वे अपने ज्ञान को प्राप्त कर अपने प्रतियोगी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने मेहनत को कम न करें, आप अब वह समय आ गया है जो आपको सफलता दिलाएगी। साथ ही साथ आपके जो बड़े डिसीजन होंगे, जो धर्म के अनुरूप, अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो केतु जो बैठा हुआ है आपको 9वें भाव में, जो धर्म भाव है,
आपके भाग का भाव है। तो केतु क्या है, आपको धार्मिक प्रवृत्ति जागृत करने वाला है, और सूर्य देव यहाँ पर आपको सिक्स सेंस जागृत करने वाला है। यह दोनों कॉम्बिनेशन आपको उच्चतम शिखर तक लेके जा सकता है। इसके बाद में सूर्य का गोचर 14 मई के बाद आपको वृषभ राशि में हो जाएगा, जहां पर बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। और 6th हाउस जो है वह है नौकरी का, आपके जॉब का। तो वहाँ नौकरी जॉब में भी आपको मेहनत के बल पर आप अपने आप को प्रूफ करेंगे और पदोन्नति प्राप्त करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। अभी दूसरी राशि की बात करता हूँ, वो मंगल ग्रह की बात करता हूँ। मंगल ग्रह जो है अभी एक ऐसी राशि है जो मंगल ग्रह अभी कर्क राशि में है, अष्टम भाव में है आपके, और अष्टम भाव में गोचर कभी शुभ नहीं होता है। साथ ही साथ मंगल जो है अभी नीच अवस्था में। ऐसे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, कौन सा उपाय करें जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से अनुकूल है, वह मैं बताऊंगा। और धनु राशि को यही उपाय क्यों करना चाहिए यह भी बताऊंगा। तो लेकिन आपको यह ध्यान देने वाला होगा कि मंगल क्या होते हैं कि नीच अवस्था में है, अष्टम भाव में है। वहाँ पे क्या हो, अष्टम भाव जब मंगल देव अष्टम भाव में रहते हैं तो आपको अपने सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है आपके अंदर। और वहाँ से उनकी दृष्टि जो पड़ रही है आपके फर्स्ट हाउस पे, सब 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट हाउस है वाणी, संबंधियों का। तो अपने वाणी पे नियंत्रण रखने की जरूरत है, अपने सगे संबंधियों के साथ मतभेद नहीं हो, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मंगल कहीं आपके क्रोध के कारक बन सकते हैं, क्रोध के कारक के रूप में जाने जाते हैं और नीच अवस्था में होने हैं। तो ऐसे में आपको छोटी छोटी बातों पे क्रोध आएगा और उस क्रोध से अपने संबंधों को आप तोड़ सकते हैं, संबंध विच्छेद कर सकते हैं, जो आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। वाणी पे नियंत्रण रखें, क्रोध पे काबू रखें और अपने संबंधों को समाज में, परिवार में, कुटुंबों के साथ अच्छे मित्रता का भाव रखें, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अभी हम तीसरे ग्रह जो है बुध ग्रह की बात करेंगे, जो एक भाग विधाता के रूप में जाने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो बुध जो है वो है आपके षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव में जो जॉब का है, नौकरी का है, जो मैं पहले ही बताया कि जब सूर्य आएंगे, गोचर करेंगे 14 मई के बाद, तो आपके बुध और सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे और आपको करियर में, जॉब में, नौकरी में आपको वह समान मान, पद, प्रतिष्ठा सब प्रदान करेंगे। साथ ही साथ अभी प्रेजेंट में अभी वो 6 मई तक बुध ग्रह जो है अभी पंचम भाव में जो है आपके विद्या संतान का। तो यह 5 दिनों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह फर्स्ट वीक जो है मई का, आप उसको सदुपयोग करें। आपके अंदर जो ज्ञान की प्रतिभा उत्पन्न हो रही है, जो सिक्स सेंस क्रिएट हो रहा है, जो सूर्य देव बुध देव आपके अंदर जागृत किए हुए, उसको अपने कार्यों में लगाएं। और यह मतलब एक ऐसा जब क्रिएशन होता है, जब आपको विकल्प मिल रहा है, तो उस विकल्प को सदुपयोग में कन्वर्ट करके उससे आपको सफलता प्राप्त करने की जरूरत है। और यह फर्स्ट वीक जो है महा डिसीजन लेकर आप अपने कार्यों का संपादन करें और जो बड़े बड़े कार्य जो है इस वीक में आप संपन्न कर सकते हैं। तो यह फर्स्ट वीक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मई का। और उसके बाद 23 मई के बाद आपके लिए जब बुध जब होंगे वो गोचर कर जाएंगे आपके षष्ठम भाव में, तो वहां पर भी 23 मई तक षष्ठम भाव में है। उसके बाद में 23 मार्च के बाद में आप सप्तम भाव में चले जाएंगे।
तो वहाँ पर भी जैसे सप्तम भाव में जाएंगे, वो सप्तम भाव होते हैं जीवन साथी का, व्यापार का, साझेदार का। तो आपके अंदर जो बड़े डिसीजन उत्पन्न होंगे वो अपने व्यापार के डेवलपमेंट में आप लगाएंगे, आपके व्यापार में उन्नति होगी। आपका हर डिसीजन आपको अपने सफलता की ओर लेके जाने वाला। बस शर्ते आपको मैं आगे बताऊंगा कि राहु के भ्रम माया जाल में नहीं पड़ना है, मैं आगे बताऊंगा। अभी बात करूंगा गुरु ग्रह का, जो बहुत ही है महत्वपूर्ण हो जाते हैं सभी राशियों के लिए, और वह 15 मई से सप्तम भाव में अतिचारी अवस्था में रहेंगे। और जब अतिचारी अवस्था में रहते हैं तो एक साल का कार्य जो 4-5 महीने में संपादन कर दे रहे हैं। और ये सप्तम भाव है, और सप्तम भाव होता है व्यापार का। तो व्यापार में आपको उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकते हैं एक गुरु। आपके जीवन साथी के सहयोग से आप अपने सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह सप्तम भाव जहां विराजमान है वो जीवन साथी का भी होता है। साझेदार, साझेदारी में जो किया हुआ कार्य है, तो आपको इस समय बहुत ही अनुकूल समय बना हुआ है, और साझेदार आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो इस सपोर्टिव कार्य को लेकर आप बड़े बड़े व्यापार को डेवलप कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, नए नए बिजनेस के नए नए आपको आइडियाज आएंगे, अपने बिजनेस को चहुमुखी चारों तरफ विकसित कर सकते हैं। आपको कदम आगे पीछे नहीं लेना, कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। गुरु आपके साथ में, और उनकी जो 5वीं दृष्टि जो गुरु के पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके इनकम और लाभ भाव पे। और जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, जो गंगा जल की तरह पवित्र और शुद्ध होती है, जहाँ भी दृष्टि पड़ती है उस भाव को उत्पन्न करके वो प्रदान करती है। और जब इनकम भाव में जा रहा है तो आपके अंदर नए नए इनकम के स्रोत जागृत होंगे, आपके पास आएंगे, और आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। आप अगर बोलते हैं कि अगर पत्थर को छू दो तो सोना बन जाएगा, वैसा आपके भाग्य का क्रिएशन कर रहे हैं गुरु बृहस्पति। आप यदि पत्थर को भी टच कर दोगे तो वह सोना बन सकता है, लेकिन कर्म के देवता शनि, जो मैं आगे देखूंगा, उनको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत होगा। राहु और शनि का जरूर ध्यान रखें। आगे बात करूंगा, आगे है शुक्र ग्रह की बात करूंगा, जो आपके स्वामी ग्रह है, और शुक्र को धन का ग्रह माना जाता है। दूसरी तरफ शनि को कर्म का देवता माना जाता है। तो शुक्र और शनि का दोनों का एक ही हाउस में, जो आपके चतुर्थ हाउस में विराजमान है, और यह मीन राशि में है, उच्च घर में है, इनके लिए अनुकूल घर है। तो आपका कर्म और आपका धन दोनों अनुकूल स्थिति में है, ग्रह जो है। तो ऐसे में कर्म का और धन का ग्रह जो है अनुकूल स्थिति में हो, और यह जो चतुर्थ भाव है, मकान का है, माता का है, भवन का है, अर्थात वाहन का है, तो आप अपने लिए मकान की खरीदारी कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, आप अपने लिए प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं, और यह फायदेमंद होने वाला है। वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अपने माता का सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि शनि जो होता है कहीं न कहीं उसे पापी ग्रह के रूप में माना जाता है, और शुक्र का भी सपोर्ट पड़ रहा है। तो अपना जो लक्षण है शनि का, वह एक छोड़ देता है। तो अपने माता का जरूर सेहत का ख्याल रखें। साथ ही साथ अपने सेहत का ख्याल रखना है। मंगल जो नीच अवस्था में, वो उसकी बात में उसके उपाय की बात करूंगा, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जरूर ध्यान दें। अभी मैं बात करूंगा राहु केतु ग्रह, जो छाया ग्रह है, एक भ्रम माया जाल क्रिएट करता है। लेकिन राहु जो आपके तीसरे भाव में है, और अपने बहुत ही अनुकूल, जब राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में रहता है तो यह उसके लिए अनुकूल होता है। तो यहाँ पर जब तीसरे घर में राहु है, वह आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। और तीसरा घर जो होता है वो आपके लिए बहुत ही ऐसा साबित होने वाला है कि आपका जो पराक्रम है,
आपके अंदर पराक्रम को जागृत रखेगा हमेशा। और यहाँ तक जागृत ही नहीं, आपके अंदर इतनी शक्ति पराक्रम लाएगा, साहस लाएगा कि आप अपने कार्यों को बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही क्षमता के साथ उसको बहुत ही फास्ट गति से संपन्न कर सकते हैं। और जो कार्य 1 साल में होने वाला है उस कार्य को 4 महीने में संपन्न करके सफलता के उत्तम शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये क्षमता है राहु का। राहु फर्श से अर्श तक लेके जा सकता है, बशर्ते उसके भ्रम में, उसके मायाजाल में आपको नहीं फंसने की जरूरत है। आपको अपने डिसीजन पे विश्वास रखने की जरूरत है। ये जरूर साथ अपने जीवन साथी के डिसीजन पर भी विश्वास रखने के, अपना डिसीजन, जीवन साथी का डिसीजन पे आप विशेष ध्यान फोकस करेंगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगा। और केतु यहाँ पर है सिंह राशि में, और सिंह राशि आपके लिए 9 भाव में है जो भाग्य और धर्म का है। और ऐसे भी केतु में पहले ही बताया आपको कि केतु आपके अंदर धार्मिक भावना जागृत कर रहा है, क्योंकि केतु को एक मोह मुक्त ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जहाँ पे मोह समाप्त होता है वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। तो आपके अंदर धार्मिक भावना और कर्म के प्रति निष्ठा आपको उत्तम शिखर तक लेकर जा सकता है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि मंगल जो नीच के हैं, एक ही ग्रह है आपके लिए जो नीच के साबित हो रहे हैं, नीच अवस्था में है। तो मंगल जो होते हैं नीच के हैं, तो इसके लिए सबसे आपके लिए अनुकूल उपाय है कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ आप एक दिन में नहीं समाप्त कर सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ आप 2 बार में भी करके आप मंगलवार 2 मंगलवार को करके आप समाप्त कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ अगर आप संभव हो तो मंदिर में जाकर लाल रंग, सिंदूर हो गया, आपको गुलाल हो गया, लाल रंग का आपको पताका हो गया, कपड़े हो गए, हनुमान जी पे चढ़ाएं। साथ ही साथ जो सन्यासी हैं उनको लाल रंग को आप उनको दान के रूप में दे सकते हैं। कोई कपड़ा दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। ऐसा यदि करते हैं तो मंगल देव को आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। और जो अशुभ फल की प्राप्ति होने वाली है तो उनकी कृपा से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अभी बात करते हैं शुक्र और शनि ग्रह का। तो शनि ग्रह के लिए जो आपके कर्म प्रधान होते हैं, और शुक्र जो धन का विशेष ऐश्वर्य भौतिक सुखों के रचयिता माने गए हैं, उनके लिए आपको शनिवार को शनि मंदिर में जाकर संभव हो तो जाकर आप शनि देव पर आप सरसों का तेल और तिल, काला तिल अर्पण करें और उनकी विशेष पूजा अर्चना करें। अर्थात मंत्र में बता रहा हूं, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः। एक माला 108 बार आप जप करते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और शुक्रदेव जो आपके धन के विजेता है, रचयिता है, उनके लिए आप यदि पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक शाम के समय जलाएं, आपको उनका विशेष कृपा प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।